हेलो दोस्तों आज का टॉपिक है बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। नाउ हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था इन्फ्लेशन टॉपिक एंड उसमें हमने देखे डेफिशिएट। तो बेसिकली बीओपी को हमें डिस्कस करने से पहले जानना होगा कि डेफिशिएट क्या होता है, राइट। हमने जैसे फिजिकल डेफिशिएट के बारे में पढ़ा था, राइट। फिजिकल डेफिशिएट क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर जितना होता है गवर्नमेंट हमारी करती है, ओके। उसके बाद टोटल रिसिप्ट जितनी आती है उसको माइनस कर दीजिए। अगर वो पॉजिटिव में आता है डेट मीन्स कि आपका डेफिशिएट नहीं है, और अगर माइनस में जो निकल के आ रहा है तो वो डेफिशिएट है, ओके। नाउ अगर हम देखें बेसिकली कि बीओपी होता क्या है, तो हमने एक मॉडल देखा था, 4 सेक्टर मॉडल, जिससे आपको अगर याद हो, ओके, कि जो हाउस होल्ड है ना, उसके बाद यहाँ पे गवर्नमेंट है, यहाँ पे फर्म्स है, यहाँ पे बैंक है, राइट। इन ये सभी लोगों का ट्रांजेक्शन हो रहा है, ओके। ये चीज़ें हमने देख रखी थी। पर उसके बाद हमने ये देखा था कि एक और कोई रॉ है, डेट मीन्स मटेरियल है, या फिर आप बोल सकते हो वर्ल्ड है, उससे भी ट्रांजेक्शन हो रहा है। ये जो ट्रांजेक्शन है वो चलता ही रहता था, ओके। इसके बाद क्या हुआ कि जब है ना हमारा दूसरा जो अदर वर्ल्डली जो है ना, लाइक फॉरेन, तो उससे भी हमारा जब कनेक्शन हुआ तब हमें मालूम पड़ा कि ओके, कि हाँ, अब जितना हमारा कंट्री में चल रहा है, जो भी ट्रांजेक्शन चल रहा है हमारा, उतना ही हमारा बाहर से भी कनेक्शन है, ओके। तो बेसिकली हमने क्या देखा कि यहाँ पे ना, जैसे रॉ डेट मीन्स कि एक तरीके से लोन अगर है ना गवर्नमेंट लेती है, डेट मीन्स बाहर से अगर कोई लोन लेता है गवर्नमेंट, तो उसको बोलते हैं सॉवरेन डेब्ट, ठीक है। और अगर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट लेता है तो उसको बोलते हैं ईसीबी, ओके, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग। नाउ बेसिकली अगर हम देखें तो हम बीओपी का क्या ज़रूरत पड़ गई उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखो, 1944 में ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी, ओके। इसके बाद क्या हुआ, न्यू इकोनॉमिक एंड ऑर्डर आया, दैट मीन्स वर्ल्ड बैंक आया, है ना, आईएमएफ आया, आईटीओ आया। बेसिकली क्यों आए? क्योंकि इकोनॉमिक जो चीज़ें चल रही थी, ओके, बेसिकली जैसे देखें तो इंटरनेशनल करेंसी, डैट मीन्स कि अगर कोई कंट्री है, ओके, कंट्री है, मतलब 3-4 कंट्री आप मान लीजिए, तो उनका अगर आपस में एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, ओके, तो उसको एक तरीके से बैलेंस कर सकें। बैलेंस ऑफ पेमेंट मीन्स कि जीरो कर सकें। इट मीन्स जितना यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है, क्या यहाँ से भी उतना एक्सपोर्ट हो रहा है ना। तो एक तरीके से ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए ये आया, ओके, बीओपी। नाउ बेसिकली बीओपी को हम किस बेसिस पे अगर हम देखें तो कैलकुलेट किस बेसिस पे करेंगे, या फिर हम किस करेंसी में हम लोग जो ट्रांजेक्शन है वो करेंगे, तो उस टाइम पे आया था यूएसडी, डेट मीन्स डॉलर। डॉलर डोमिनेट कर रहा था तो इंटरनेशनल करेंसी बना दी गई थी, ओके। वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, आईटीओ, ओके, इन सभी लोगों ने बोला कि आप ये सारी चीज़ें कीजिए, मतलब आप अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन कीजिए, और रिकॉर्ड्स आपकी सेंट्रल बैंक, आपकी कंट्री की जो सेंट्रल बैंक है वो करेगी, लाइक इंडिया जैसे आरबीआई में। और हम आपको एक मैनुअल देते हैं बीपीएम 6, ओके, आईएमएफ द्वारा। तो वो देखो, वो क्या है कि जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, जो रॉ से ट्रांजेक्शन विथ रॉ, मतलब बाहर जो अब्रॉड से हो रहा है ट्रांजेक्शन, उसको वैल्यू को ना आप यूएसडी में कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, यूएसडी में, दैट मीन्स डॉलर में कैलकुलेट करके उसको मेंटेन करेंगे, ओके। तो उन्होंने ये बोला वर्ल्ड्स में जो नेट बीओपी है ना वो जीरो होना चाहिए। डैट मीन्स कि अगर मैं आपसे कुछ सामान ले रहा हूँ, ओके, तो इस बेसिस पे अगर हम देखें तो मुझे आपको पैसे देने चाहिए, राइट। अगर आप मुझे मैंने आपसे सामान लिया और मैंने भी आपको कुछ उसके रिगार्डिंग प्रोडक्ट दे दिया, ठीक है, तो हम जीरो हो गए ना। हम लोगों का जो भी कोई आप बोल सकते हैं डेफिशिएट है या किसी का सरप्लस है, तो हम लोगों का डेफिशिएट और सरप्लस जीरो हो गया, ओके। ऐसे ही इसमें बोला गया कि आप या तो उसके रिगार्डिंग कोई एक्सपोर्ट कर दीजिए, या फिर आप उसका जो पेमेंट है वो कर दीजिए, ओके। तो ना कंपोनेंट्स देखें, बीओपी आपको समझ में आया बीओपी क्या है? बेसिकली बीओपी कुछ नहीं है, बीओपी का मतलब है कि जीरो, मतलब कि रिकॉर्ड मेंटेन करना है आपको, अपना जो भी आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है उसका, ठीक है। नाउ बीओपी के कंपोनेंट्स के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो बीओपी का कंपोनेंट क्या है? करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। अब करेंट अकाउंट जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, करेंट अकाउंट क्या है? करेंट अकाउंट है जिसमें हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं। कैपिटल अकाउंट
जिसमें इन्वेस्टमेंट वगैरह आते हैं। हमने जैसे कि अपने गवर्नमेंट के कैपिटल अकाउंट में पढ़ा था, राइट। उसमें एसेट्स लायबिलिटी होती है, हमने ये सारी चीज़ें पढ़ रखी है। अगर आपने नहीं पढ़ी फिर से वीडियो पे जाइए और फिर एक बार चेक करके फिर आइए, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आपको सब चीज़ें याद रखना पड़ेगा। नहीं रखेंगे तो मे बी ये है कि आपको समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। नाउ अगर हम देखें करेंट अकाउंट, तो करेंट अकाउंट में हमने जैसे देखा कि इसमें भी दो कंपोनेंट्स हैं, डेट मीन्स विजिबल और इनविजिबल। डेट मीन्स विजिबल वो है गुड्स जिसका हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, राइट। और इनविजिबल वो है जैसे हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, इनकम दे रहे हैं या फिर ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें इनविजिबल में आती हैं। ऐसी कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट में इन्वेस्टमेंट आता है, एफडीआई, एफपीआई, लोन, बैंकिंग कैपिटल। अब ना देखो ये ऐसा क्यों है, मतलब डिफरेंस क्यों है, इसमें भी तो कैपिटल कर सकते थे, पर देखो ऐसा है, करेंट अकाउंट को उसको बोलते हैं कि वो एक पीरियड होता है, वन ईयर्स का पीरियड होता है। 1 ईयर्स में आपको वो जो भी अमाउंट्स वगैरह वो सेटल करना होता है। कैपिटल अकाउंट वो होता है जिसमें आप 1 ईयर से ज़्यादा के लिए अमाउंट डाल रहे हो या फिर सेटल कर रहे हो, जो भी है 1 ईयर से के बाद ही उसको सेटल किया जाएगा। डेट मीन्स इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो 1 साल के लिए थोड़ी ना होता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, मतलब 5, 10, 20 ऐसे चलता है। लोन भी काफ़ी ज़्यादा सालों के लिए होता है, बैंकिंग कैपिटल भी काफ़ी अच्छे खासा टाइम पीरियड के लिए होता है, लॉन्ग टर्म पीरियड। नाउ ये हमने देखा थोड़ा लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होता है, ये शॉर्ट टर्म पीरियड होता है, डेट मीन्स 1 ईयर होता है, ओके। विजुअल गुड्स में हम एक्सपोर्ट में जो गुड्स दे रहे हैं ना, मतलब हमारे यहाँ से कुछ जा रहा है सामान या उनके यहाँ से आ रहा है, ओके, बेसिकली। तो हमने ये देखा इनविजिबल में, हमने देखा कि सर्विस, इनकम, ट्रांसफर, डेट मीन्स की सर्विस होती है कि जैसे इंटरनेट केबल हम आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आईटी कंपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही है, ओके। इनकम डेट मीन्स आपने पढ़ा होगा लेबर, लैंड, राइट, कैपिटल, है ना, एंटरप्रेन्योर। तो ये लेबर से क्या आएगा, वेजेस आएगा, लैंड से क्या आएगा, ओके, रेंट आएगा, ओके। और इसके बाद अगर हम देखें कैपिटल से प्रॉफिट आएगा, एंटरप्रेन्योर से भी प्रॉफिट आएगा, ओके। दैट मीन्स अगर हम देखें कि आपको ये सारी चीज़ें मिलेगी। इनकम दैट मीन्स कि कोई आपको कोई कंपनी आई है इंडिया में, ओके, इंडिया वो लैंड यूज़ कर रही है, लेबर यूज़ कर रही है, तो उसका पैसा भी तो देगी। तो वो आ रहा है, किस में आ रहा है, डेट मीन्स जो आपका वो इनकम में आ रहा है। ट्रांसफर, ट्रांसफर मीन्स आपने रेमिटेंस का बारे में सुना है। रेमिटेंस मीन्स कि यहाँ से अपने इंडिया से लोग, काफ़ी लोग जाते हैं बाहर जॉब करने, जॉब करने के बाद वहाँ से जो पैसा आता है उसको बोलते हैं रेमिटेंस, ठीक है। तो पैसा उसके बेसिस, उसके बिहाफ में हमें कुछ देना तो नहीं पड़ रहा है ना, मतलब इट मीन्स रुपए उनको देने पड़ रहे हैं, पर हमें फॉरेन जो अब्रॉड मतलब कंट्रीज है उनको कुछ नहीं देना पड़ रहा, राइट। तो बेसिकली वही चीज़ हम ट्रांसफर के रूप में अपनाते हैं, ओके। तो इंडिया है ना लार्जेस्ट रेमिटेंस पार्ट, एक तरीके से आप बोल सकते हो लार्जेस्ट रेमिटेंस मिलने वाला, मतलब एक कंट्री है जिस पे इतना ज़्यादा मतलब रेमिटेंस आता है, ओके। और इसके साथ साथ 600 बिलियन, ओके। अब तो धीरे धीरे करके तो वो तो और ही ज़्यादा बढ़ेगा, पर देखो बेसिकली एक अप्रोक्स बता रहा हूँ। और दूसरा अगर हम देखें कि इंडिया फर्स्ट रैंक पे है, सेकंड पे मैक्सिको, थर्ड पे चीन, डेट इज चाइना, ओके। ट्रांसफर पेमेंट्स में रेमिटेंस आते हैं, गिफ्ट्स आते हैं, डोनेशंस आते हैं, ओके, ये सब कुछ आता है। नाउ बीओपी के कंपोनेंट्स, हमने दो कंपोनेंट्स मेन देखे, बाकी के दो कंपोनेंट्स भी हैं, ओके, जैसे ऑफिशियल रिजर्व टैक्सेशन ट्रांजेक्शंस और एरर ओमिशंस। देखो बेसिकली क्या होता है कि हमने कोई ट्रांजेक्शन किया, ओके, ट्रांजेक्शन किया, उसमें कुछ डेफिशिएट या फिर हम बोलें कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 100-200 रुपए का कुछ मिसलेनियस आ रहा है, ओके। मिसलेनियस आ रहा है तो क्या होगा कि रिजर्व बैंक के पास जो रुपए है ना वो उसको इक्वल कर देगा, ओके। अगर ज़्यादा हो रहा है तो वो उसको निकाल लेगा, डेट मीन्स कि आपका अगर माइनस में जा रहा है तो वो और 100 रुपीज़ प्लस करके आपको ज़ीरो कर देगा, ठीक है। और अगर प्लस में जा रहा है तो वो 100 रुपीज़ निकाल के आपको इक्वल कर देगा, मीन्स जीरो कर देगा, टोटल आपका जो बीओपी है ना बैलेंस कर देगा, ठीक है। तो ये हमारा रिजर्व आ रहा है तो आरबीआई होती है, ठीक है, आरबीआई देखती है ये सब, ठीक है। एरर एंड ओमिशंस डेट मीन्स कि हम कुछ चीज़ें एरर्स हो जाती हैं, कुछ चीज़ें उधर उधर हो जाती हैं, ओके, बैलेंस मतलब पेमेंट्स वगैरह में, तो वो इसके अंडर आता है, ठीक है। नाउ ये दोनों इतना कुछ आपका डेट मीन्स आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, बाकी इतना कुछ खास नहीं है। बाकी जो है वो ये दो हैं, करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। नाउ अगर हम देखें जीडीपी एक्सपेंडिचर मेथड, देखो अगर हम देखें जीडीपी एक्सपेंडिचर मेथड, तो जो एग्रीगेट डिमांड होती है ना,
उसमें अगर हम देखें वो इक्वल होनी चाहिए। डेट मीन्स कंज्यूमर अपना एक्सपेंडिचर्स, इंटरनेशनल एक्सपेंडिचर्स, गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर्स है, ठीक है, अपना एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करके और जो अमाउंट निकल के आ रहा है, ठीक है, वो हमारा जीडीपी एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। बेसिकली अगर हम देखें इसमें जो बीओटी डेट मीन्स बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये पार्ट है किसका, बीओपी का। बीओपी का पार्ट है और इसमें कौन कौन सी चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं, वो चीज़ होती हैं डेट इज़ विजिबल हो। विजिबल मीन्स गुड्स जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहे हैं, ओके, उनको इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। ना हो अगर हम देखें कि जैसे अगर हम बीओटी के बारे में अगर हम आपने सुना होगा कि इसमें डेफिशिएट और सरप्लस होता है, ओके, मतलब दो ही चीज़ हो सकती है, या फिर डेफिशिएट होगा या सरप्लस। प्रॉपर कभी भी बीओपी नहीं होता, मतलब एक तरीके से जीरो नहीं होता, ओके, मतलब टोटल बैलेंस नहीं होता, कभी सरप्लस हो सकता है, कभी डेफिशिएट में जा सकता है। डेफिशिएट मतलब या अगर आप एक्सपोर्ट कम कर रहे हो, ओके, इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हो, तो वो चीज़ हो जाता है ट्रेड डेफिशिएट। अगर आप एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हो, इंपोर्ट कम कर रहे हो, डेट मीन्स ट्रेड सरप्लस, ठीक है। तो ये बीओटी का एक पार्ट है। नाउ अगर हम देखें जो ट्रेड डेफिशिएट है ना इंडिया का, ट्रेड डेफिशिएट इट मीन्स हमेशा से इंडिया ना ट्रेड डेफिशिएट में रहा है, ओके। बट इसका मतलब ये नहीं कि बीओपी भी नेगेटिव में, बीओपी हमेशा पॉजिटिव में होता है। डेट मीन्स कि आपने कभी सुना होगा कि भले ही मैं कोई प्रोडक्ट लेने आया है, ओके, कोई 100 रुपये का सामान लेने आया है, अब वो 10 रुपये का सामान मेरे को मिला है, ठीक है, मतलब 10 रुपये का सामान मिला है, उस पर उसने जिद कर ली कि नहीं ये भैया आप 8 रुपये में दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है आप 8 रुपये में ले लीजिए, बाकी के 90 रुपये में तो मैंने अर्निंग कर ली ना। तो वही चीज़ है कि मैंने यहाँ पे भले ही मैं डेफिशिएट में चला गया, बाकी की जो चीज़ें हैं डेट इज़ कैपिटल में, ओके, इनविजिबल जो सर्विसेज हैं उसमें, ओके, तो उसमें तो मैं ऑलवेज पॉजिटिव में हूँ ना। तो वही चीज़ है कि बीओपी ना हमारा पॉजिटिव पे है, ओके। और दूसरा ये, आप अगर बीओपी की बात आई है तो बीओपी क्राइसिस भी देखना पड़ेगा। बीओपी क्राइसिस हमेशा बीओपी नहीं होता, मतलब आपने बोला कि बीओपी और बीओपी क्राइसिस जो दोनों तो सेम है ना, पर देखो बेसिकली क्या होता है, बीओपी क्राइसिस अलग होता है। बीओपी अगर होता है डेट मीन्स बीओपी अगर माइनस आ जाता है, ठीक है, तो क्या होता है हमारी जो सेंट्रल बैंक होती है डेट मीन्स आरबीआई या और भी कंट्रीज की कोई बैंक होती है, वो क्या करते हैं कि उनको ना एक तरीके से सेम कर देते हैं। डेट मीन्स बीओपी हमारा 50 बिलियन माइनस में है, ओके, माइनस में है 50 बिलियन। तो क्या होगा कि आरबीआई ना बोलेगी हमारे पास 150 बिलियन पड़ा हुआ है, आप इसको बैलेंस कर दीजिए, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसको बैलेंस कर दीजिए। हमने बोला ठीक है बीओपी, इसमें उन्होंने 150 बिलियन में से 50 बिलियन निकाल के इसको एक तरीके से मेंटेन कर दिया, ठीक है। अब नाउ अगर हम देखें हमारे पास 50 बिलियन फिर से आ गया दूसरे दूसरे ईयर, ठीक है, तो क्या हुआ, आरबीआई बोलती है कि अब तो हमारे पास नहीं है पेमेंट, अब तो हमारे पास 30 बिलियन ही बचा हुआ है, और यहाँ पे आ गया हमारा 50 बिलियन माइनस में। तो क्या होगा, हमारे पास 20 जो बिलियंस है उसका डेफिशिएट हो गया, 20 बिलियन का डेफिशिएट हो गया। तो इसको बोलते हैं बीओपी क्राइसिस। अब बीओपी जब क्राइसिस आता है तब रोल बढ़ता है आईएमएफ का। आईएमएफ आपको लोन देता है किस बेसिस पे, इसी बेसिस पे कि आप जो कंडीशंस होती है कि जो आपकी पॉलिसीज वगैरह थी गवर्नमेंट की, इस वजह से आपका बीओपी बढ़ा है, मतलब बीओपी क्राइसिस आया है, ओके, गवर्नमेंट जो कंट्रीज की जो पॉलिसीज हैं आप उसको चेंज कीजिए, तो उनकी कंडीशंस वगैरह मान्य होती तब जब वो ये सारी चीज़ें लोन्स वगैरह देते हैं, ओके। नाउ ट्रेड डेफिशिएट अगर हम देखें तो 5 इम्पोर्ट्स होता है। डेट मीन्स कि ट्रेड डेफिशिएट हमारे यहाँ पे इंडिया में ना बहुत ज़्यादा किस बेसिस पे होता है, एक क्रूड ऑयल जो इंपोर्ट होता है, गोल्ड होता है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होता है, कोल होता है, मशीनरी होती है जो कि इलेक्ट्रिकल नॉन इलेक्ट्रिकल होता है। यहाँ पे कुछ परसेंट दिए हुए हैं, लाइक क्रूड ऑयल 30% के मान लीजिए, ठीक है, ये सभी तीनों 10% के आसपास मान लीजिए, और मशीनरी अपने 5% के हिसाब से मान लीजिए। तो ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। तो इसमें देखो हमने क्या देखा कि ये जो 5 जो थिंग्स है ना, गुड्स हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है इसमें सबसे ज़्यादा डेफिशिएट, ओके। नाउ हमें इंपोर्ट क्यों करना चाहिए, मतलब हम इसको इंपोर्ट करे बिना भी तो रह सकते हैं, तब तो हम डेफिशिएट में नहीं आएंगे, राइट। थिंग्स अच्छी है, पर देखो बेसिकली क्या है कि अगर हम देखो हम ना प्रोड्यूस नहीं कर पाते, अगर कोई कंट्री प्रोड्यूस नहीं कर पाए तो उसको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है वो थिंग्स। अगर कोई कंट्रीज प्रोड्यूस कर रहा है पर वो सफिशिएंट नहीं है तो उसको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है वो प्रोडक्ट। अगर सफिशिएंट प्रोडक्शन है, बट देखो प्रोडक्शन हम कर पा रहे हैं पर उसकी क्वालिटी इंफीरियर क्वालिटी ज़्यादा है, या फिर
हाई प्राइस है उसका, तो उसमें हम देखने को मिलता है कि अगर हम वही चीज़ प्रोड्यूस करेंगे इंडिया में, तो हमें बाहर से लाने में हमें पड़ रहा है 100 रुपये का, और इंडिया में हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हमें पड़ रहा है 150 का। तो इसका मतलब ये है कि हमारे लिए दिक्कत वाली बात है। इस वजह से हमें देखने को मिलता है कि हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, ओके, कंट्रीज को इंपोर्ट करना पड़ता है। नाउ अगर हम देखें हमें इंपोर्ट को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, बेसिकली या तो हम प्रोडक्शन बढ़ा दें या फिर हम कंजप्शन कम कर दें, ओके। तो या तो आप बाहर की जो जो भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं लाइक चाइना, ओके, जापान, यूएसए, या तो उससे आप कंजप्शन, मतलब जो कंजप्शन हो रहा है आपका, ओके, अगर आपको नीड जितना आप कम में काम चला पा रहे हो उतना कम में चलाओगे तो ये इंपोर्ट कम हो जाएगा, या फिर इंडिया में प्रोडक्शन होने लगे तो फिर कम इंपोर्ट कम हो सकता है, ओके। तो ये कुछ कंडीशंस हैं। नाउ इंडिया अगर हम देखें तो ऑयल्स के, इंडिया ने स्टार्ट किया है ऑयल एक्सप्लोरेशन पॉलिसीज, ओके। तो बेसिकली देखो हमने क्या देखा कि 30% के अप्रॉक्स कुछ क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया जाता है। तो इसी बेसिस पे 1997 में ना इंडिया ने नेल्प, डेट मीन्स न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंस पॉलिसी स्टार्ट की, ओके। इसमें इन्होंने बोला, इंडिया ने, डेट के सेपरेट लाइसेंस दिया जाएगा ईच हाइड्रोकार्बन पे। हाइड्रोकार्बन कौन कौन से होता है? हाइड्रोकार्बन होते हैं गैस, ऑयल, मीथेन एक्सेट्रा, जिसको हम आगे और भी जगह देखेंगे, डेट मीन्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। बेसिकली हाइड्रोकार्बन में हर एक हाइड्रोकार्बन के लिए आपको अलग अलग सेपरेट लाइसेंस दिया जाएगा। इसमें प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट होगा, डेट मीन्स आप जितना भी मतलब प्रोडक्शन करोगे ना, उसमें हमारा कुछ हिस्सा होगा उसका, ठीक है, कुछ पार्ट हमारे लिए होगा वो, और आपको वो देना पड़ेगा। नाउ इस बेसिस पे क्या हुआ कि जो कंपनीज थे उन्होंने बोला, कंपनीज ने क्या बोला कि हम, मतलब कंपनीज, अब देखो बेसिकली आप उनको हाथ पकड़ाओगे तो वो पूरा ही फिर वो आपको ले लेंगे। तो बेसिकली उन्होंने क्या किया कि उन्होंने दिखाना स्टार्ट किया हमारे पास काफ़ी ज़्यादा डेफिशिएट में हम जा रहे हैं, काफ़ी हमारे पास प्रॉफिट नहीं बच रहा है। तो बेसिकली क्या हुआ यहाँ पे, जो ऑफिसर्स वगैरह स्टार्ट हुए है ना, आईएएस ऑफिसर्स वगैरह यहाँ पे एस्टेब्लिश होना स्टार्ट हो गए। डेट मीन्स वो चेक करेंगे कि सब कुछ प्रॉपर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इनका बिजनेस वगैरह सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे नो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देखने को मिलता है, ओके, कंपनीज में। इसके बाद अगर हम देखें, उसके बाद 2016 में हेल्प आया, इंडिया की हमें हेल्प करनी है, तो गवर्नमेंट ने बोला कि हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन लाइसेंस पॉलिसीज, ओके, ये हेल्प, हमें हेल्प के हिसाब से आपको याद रहेगा 2016 में आया। उसमें बोला गया एक आपको सिंगल लाइसेंस दिया जाएगा। सिंगल लाइसेंस मतलब आप कोई भी हाइड्रोकार्बन को एक्सप्लोर कर सकते हैं, ओके, बट आपको सिंगल लाइसेंस आपको रहेगा, ओके, और उसमें शेयर्स होगा ना, हम चार्ज करेंगे आपकी ग्रोस रेवेन्यू फ्रॉम सेल। इट मीन्स आपकी जो सेल हो रही है उस पर हम टैक्स कलेक्ट करेंगे, ओके। इन जो हाइड्रोकार्बन्स वगैरह होते हैं ना, हाइड्रोकार्बन्स, लिकर, इलेक्ट्रिसिटी, इन पे कभी जीएसटी नहीं लगता, इन पे लगता है टैक्स। नाउ अगर हम देखें कि जो बेसिकली क्या हुआ कि आपका जो सेल हो रहा है उस पर हम टैक्स कलेक्ट करेंगे, ओके। गवर्नमेंट कभी मतलब विल नॉट इंटरफेयर इन मार्केटिंग एंड प्राइसिंग, दैट मीन्स कि बेसिकली क्या होगा कि आपकी जो भी मार्केट, मतलब जो कंपनीज ने बोला कि हमारे अगर हम डेफिशिएट में जाएंगे तो हम कहाँ से कलेक्ट करेंगे, तो गवर्नमेंट ने बोला कि कोई बात नहीं, हम आपको एक छूट भी देते हैं। दैट मीन्स कि हम आपके जो इंटरफेयर, जो भी मार्केट्स वगैरह आपकी प्राइसिंग वगैरह है ऑयल्स की, है ना, मार्केट में हम कभी भी इंटरफेयर नहीं करेंगे, आप अपने हिसाब से डिसाइड कीजिए, ओके, हम सिर्फ अपना टैक्स लेके चले जाएंगे। और इसके साथ साथ उन्होंने बोला कि ऑफ शेयर जो एक्सप्लॉइटेशन होता है, मतलब ओशन में, ओके, सी में जो एक्सप्लोरेशन होता है ना, उसमें क्या होता है, काफ़ी रिस्क होता है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हमें देखने को मिलती है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि रिलैक्स, ओके, डेट मीन्स कि उस पर भी हम उसमें छूट दे रहे हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ OALP, ओके, OALP मीन्स ओपन एकरेज लाइसेंस पॉलिसीज लेके आए। इसमें देखो क्या हुआ कि जैसे अगर ये इंडिया है, ठीक है, इंडिया है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि है ना, यहाँ पे 3-4 जगह बिडिंग हुई, ओके, डेट मीन्स कि यहाँ पे सभी लोगों ने अपने अपने टेंडर वगैरह भर दिए, ठीक है, और ले लिया। तो उसके बाद 2 कंपनीज या एक कंपनीज ने बोला कि हमें यहाँ पे भी 1-2 जगह ऑयल्स वगैरह मिलने की एक तरीके से प्रोबेबिलिटी लग रही है, तो क्या होगा, इसकी भी बिडिंग होगी। एक कंपनी ने भले ही उसको बोला कि हम यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि शायद यहाँ पे ऑयल है, तो इसकी भी बिडिंग होगी, बिडिंग होगी सभी के सामने, ठीक है। स्पेशली ये नहीं कि इसने बोल दिया, मतलब कोई ए अगर कंपनी थी उसने बोल दिया हमें यहाँ पे तो हम उसको दे दें, नहीं, ओपन बिडिंग होगी, ओके। तो वहाँ पे फिर से लाइसेंस दिया जाएगा, ओपन एक्रेज लाइसेंस पॉलिसी, ये सी को बोलते हैं, इनडायरेक्टली गिविंग चांस फॉर बिडिंग।
नाउ इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक जो ऑयल रिजर्व है ना, डेट मीन्स इंटरनेशनल मार्केट, जो इट मीन्स कि जब क्या होता है कि है ना, जैसे इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की जो कीमत होती है, प्राइसेस होती हैं, वो अगर घटती है ना, तो बेसिकली क्या होता है, प्राइवेट कंपनीज, इंडिया के जो गवर्नमेंट्स बोलती है प्राइवेट कंपनीज को कि आप ऑयल खरीदीजिए। क्यों क्यों बोलती है? क्योंकि इंडिया है ना आईईपी का पार्ट है 2017 में। ओके, आईईए का पार्ट हुआ था। डेट मीन्स जो इंटरनेशनल एनर्जी प्रोग्राम था उसका बना था, और यहाँ पे एक एग्रीमेंट है, इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ। डेट मीन्स 90 डेज का इनको रिजर्व बनाए रखना है। मीन्स एनर्जी इमरजेंसी ऑयल स्टॉक आपको रखना पड़ेगा 90 डेज का। और हमारे यहाँ पे अंडरग्राउंड स्ट्रेटेजिक ऑयल्स रिजर्व बनाए गए हैं। कौन कौन सी जगह पे? एक पादुर है कर्नाटका में, मंगलुरु है कर्नाटका में, विशाखापट्टनम है आंध्र प्रदेश, एंड इसके साथ साथ चंदीखोले है, ओके, उड़ीसा में। तो ये आर्टिफिशियल जो ऑयल रिजर्व्स हैं, ओके, तो इनमें क्या होता है कि कोई भी ऐसे एयर टैक्स वगैरह होती हैं, तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, अंडरग्राउंड है ये। एंड यहाँ पे जो प्राइवेट कंपनीज होती है उनके पास 64 डेज का ऑयल रिजर्व होता है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो स्ट्रेटेजिक जो ऑयल रिजर्व हैं, ओके ना, ये जो हमारे स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स हैं, उनमें भी आपको 10 डेज का आपको ऑयल रिजर्व देखने को मिलता है, ठीक है। 74 डेज का हमारे पास ऑयल रिजर्व रहता है, ओके। और इनको बोलते हैं अंडरग्राउंड रॉक कैवर्न ऑयल रिजर्व, ठीक है। नाउ बेसिकली हमारे पास अभी भी 16 डेज का, अगर हम देखें तो कम है, 16 डेज डेफिशिएट है, ओके। तो 90 डेज का इस टारगेट है, और 74 75 आप मान के चलिए। ना बेसिकली हमने ये टॉपिक हमने कंप्लीट किया, ओके। और होपली आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।